हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस हर सैटरडे के दिन इस चैनल पे वीडियो आता है। ट्राई करूंगा कल के दिन भी अपलोड करने का। ट्राई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल कुछ ग्लिचेस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर वो सॉल्व हो गए तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। एंड सिमिलर लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को जैसे कि पता है, कल भी बताया था आपको कि आज के दिन दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। उसमें से एक तो वो जीडीपी का डेटा वाला इवेंट, उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एंड दूसरा कौन सा? यस, रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल जनरल मीटिंग, 48th एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी कंप्लीट तो यहाँ पे हो चुकी है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, रिलायंस के तो मल्टीपल बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। टेलीकॉम है, मतलब जियो की बात कर ले, पेट्रोकेमिकल है, ठीक है, देन रिटेल है, मीडिया है, नेचुरल गैस है। सो इनको लेकर हम सारा जो हाइलाइट्स है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। खास करके इनके चार ही बड़े बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। मीडिया तो चलता रहता है, बट खास करके यस, O2C बिजनेस, रिटेल बिजनेस, डिजिटल मतलब जियो का बिजनेस एंड न्यू एनर्जी बिजनेस, ये चार इनके बड़े प्लेयर्स अभी पिलर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इसको लेकर क्या क्या बातें उन्होंने बोली है यहाँ पे, वो हाईलाइट के फॉर्म में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड हमेशा रिलायंस के एजीएम में कुछ सरप्राइज वाले भी पॉइंट होते हैं, तो ऐसे कुछ 2-3 सरप्राइज वाले पॉइंट है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो सबसे पहले तो पॉइंट नोट करने वाली बात कौन सी है कि रिलायंस की जो एजीएम थी वो 2 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। जियो फाइनेंस की भी एजीएम हम लोगों ने 2 बजे स्टार्ट देखने को मिली थी। ये भी रिलायंस की एजीएम 2 बजे स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यस, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं टाइमलाइन आपके सामने रख दूँ, 2 बजे इनकी एजीएम यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। 3:30 बजे क्या होता है? यस, 3:30 बजे हमारा मार्केट क्लोज होता है, बंद होता है। स्टिल उसके बाद भी एजीएम चल रही थी, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं वो एजीएम यहाँ पे क्लोज हो गई। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3:30 बजने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए थे, उसको पकड़कर आप कह सकते हो मंडे के दिन भी कुछ रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाए। बट यस, 2 बजे स्टार्ट हुई थी मीटिंग, 3:30 बजे तक मार्केट चल रहा था, तब तक चल रही थी, उसके बाद भी चल रही थी। मतलब मोटा मोटी 1.5 घंटा तो ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को एजीएम चलते हुए देखने को मिल रही थी। तो उसका रिएक्शन को लेकर भी अगर आपको यहाँ पे डाउट होगा मतलब आपने देखा होगा एकदम से ही 2 बजे स्टॉक एकदम से ही गिर गया, ठीक है, 2-2.25% रिलायंस का गिरना, ठीक है, ऐसी वैसी बात यहाँ पे नहीं है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हाईलाइट्स के फॉर्म में ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनका O2C बिजनेस, ठीक है, जो इनका रिलायंस का कोर बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, यस, कि O2C बिजनेस ने 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया, ठीक है। देन नो डाउट जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रहे हैं। ट्रम्प भीम का नाम तो नहीं लेंगे, बट आपको पता ही है जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब वही रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, ट्रम्प जो प्रेशर बना रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते उन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगर ये भविष्य में अगर ये टेंशन अगर ईजी मतलब नॉर्मल अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रिलायंस के बिजनेस में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, O2C के बिजनेस में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है वो थोड़ा सा प्रेशर इनके लिए क्रिएट कर रहा है, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। वरना तो भाई इनको पेट्रोल जो भी है, क्रूड ऑयल सस्ता ही दाम में तो यहाँ पे मिल रहा है। देन जामनगर की जो रिफाइनरी है, ठीक है, तो उसको लेकर उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया कि उसको अपग्रेड किया जा चुका है। एंड इस चीज़ के चलते जो O2C की जो ग्रोथ जो लाने का प्लान कर रहे हैं उसको ये चीज़ इनको सपोर्ट करेगी, फाइन। देन O2C के बिजनेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग ये मुकेश अंबानी को बोलते भी है, कौन सी चीज़, कि O2C का बिजनेस पहले आप करते थे, ठीक है, बट बाद में अभी जियो आ गया, मतलब टेलीकॉम आ गया, देन रिटेल आ गया, तो फोकस तो यहाँ पे हटने वाला है। तो नहीं, आप देख सकते हो O2C बिजनेस रिमेन द सेंट्रल टू द रिलायंस विजन, ठीक है। ये सबसे मेन यही बिजनेस वो फोकस में रख के चलने वाले हैं। तो ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। देन उन्होंने यहाँ पे बताया है जैसे कि O2C बिजनेस विल कंटिन्यू मेजर ग्रोथ एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी, मतलब रिलायंस के बिजनेस को अगर आप चेक करोगे तो O2C का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा ग्रोथ में भी एंड प्रॉफिट में भी। तो ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा है। देन अगर हम लोग बात करें, यस, जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस देखने को मिल जाता है, न्यू एनर्जी बिजनेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे रिलायंस
काम करते हुए देखने को मिला है, उसको लेकर उन्होंने क्या बोला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि रिलायंस इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी इकोसिस्टम को वो डेवलप यहाँ पे कर रहे हैं। देन फिलहाल तो उन्होंने बताया कि जो ये धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है जामनगर में ही आपको देखने को मिलेगा। यस, ये ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन चालू है, बट फिलहाल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बट जल्द से जल्द ये तैयार यहाँ पे हो जाएगा। देन जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे किया था, आपको पता है 75,000 करोड़ का कमिटमेंट किया है उन्होंने न्यू एनर्जी में, वो करेंगे। तो ये कमिटमेंट अभी भी वो बरकरार यहाँ पे रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अभी भी यहाँ पे जारी है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर उनका फोकस देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया है कि ग्रीन केमिकल्स जो प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें अमोनिया देखने को मिल जाएगा, आपको ई मेथनॉल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एविएशन फ्यूल भी यहाँ पे वो कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने ये भी एक बात बोली थी कि जैसे कि पेट्रोल डीजल की अगर हम लोग बात कर ले, वहाँ पे कैसे एथेनॉल हम लोग को देखने को मिल जाता है, वैसे ही जो फॉसिल फ्यूल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बायोफ्यूल देखने को मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे एविएशन सेक्टर में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ये इनके प्लान्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट जिस प्रकार से अभी जो पॉइंट्स हम लोग को एथेनॉल को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए देखने को मिल रहा है, शायद से एविएशन सेक्टर के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल ना हो, ये भी हो सकता है। देन जियो एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को लेकर भी, उसको एक्सपांड करने को लेकर भी ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इनका जो टारगेट है 2035 तक नेट कार्बन जीरो यहाँ पे होना है, उसको लेकर आज भी रिलायंस कमिटमेंट यहाँ पे दे रही है, उसी के ऊपर वर्क कर रही है, ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड सोलार बैटरी गीगा फैक्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी ऑपरेशन शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड आखिरी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लेना। क्या बोला है उन्होंने, देखिए, न्यू एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू मैच या फिर क्रॉस भी कर सकता है किसको, O2C, उनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस मेन बिजनेस है, इन टर्म्स ऑफ अ स्केल और इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉफिट विद इन 5 to 7 ईयर। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। क्या बोला है रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने क्या बोला कि उनका जो है नया एनर्जी का ये जो बिजनेस है वो अगले 5 से 7 साल में क्या कर सकता है, उनका जो कोर बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, उसको भी बीट कर सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, या फिर ऊपर नहीं गया तो एटलीस्ट मैच तो कर सकता है। इतना बड़ा पोटेंशियल न्यू एनर्जी सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सरकार भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, बिजनेसमैन भी इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सबसे कीमती सेक्टर है। एंड सबसे इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, बट ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है। देन आ जाते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के ऊपर, कौन सा, देखो O2C हो गया, न्यू एनर्जी हो गया, टेलीकॉम जियो की अगर बात कर लें तो यहाँ पे सबसे बड़ा हम लोगों को सरप्राइज देखने को यहाँ पे मिल चुका है जियो को लेकर, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कह सकते हैं जो गिरावट है ना दोस्तों, उसमें भी वन ऑफ द रीज़न आप कह सकते हैं कि जियो से रिलेटेड ये जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद ही ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। मतलब ऐसा क्या हो गया, तो आ जाते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप देख सकते हो, जियो ने यहाँ पे बताया कि उन्होंने 500 मिलियन यूज़र क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है, टेलीकॉम सेगमेंट की अगर बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो डियोपॉली आपको पता ही है, जियो एंड एयरटेल ही काम यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें, यस, ये वाला पॉइंट है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते आप कह सकते हो कि शायद से जो एकदम आखिरी मोमेंट पे गिरावट देखने को आपको मिल गई रिलायंस के शेयर में, वो क्या था दोस्तों, पहली बार, यस दोस्तों, पहली बार ऑफिशियली मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि उन्होंने बता दिया है, यस, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, अगला जो साल आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसका फर्स्ट हाफ जो आपको देखने को मिलेगा, उसमें वो क्या करने वाले हैं, जियो का IPO लॉन्च करने वाले हैं। यस, ये पहली बार उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया, फर्स्ट टाइम। सो इस चीज़ के चलते आप ये कैसे कह सकते हो कि ये गिरावट हुई, ये गिरावट इसीलिए हुई क्योंकि काफ़ी लोग ये मान के चल रहे थे, ठीक है, ये मतलब ये होप लेकर चल रहे थे कि शायद से अभी हम लोगों को, ठीक है, ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए टाइम है ना भाई, अभी भी 6 महीना यहाँ पे बाकी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 7 महीना बाकी है, ठीक है, पूरा अगर देखा गया तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद से इसी 7 महीने में वो जियो के IPO का कुछ अनाउंसमेंट कर दे। बट जैसे ही इनको पता चला कि भाई ये अभी ऑलमोस्ट अगले साल के हाफ ईयर तक यहाँ पे पोस्टपोन हो चुका है, तो काफ़ी लोगों की ओर से हम लोग को बिकवाली देखने को मिल गया। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे हुई थी और सेम चीज़ आज भी हम लोग को होते हुए देखने को मिली, इसीलिए हमें ये गिरावट देखने को मिली है। मतलब क्या दोस्तों, IPO तो आने वाला है, बट आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगले साल के फर्स्ट हाफ तक। देन अगर बात करें, कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए, ये भी एक सरप्राइज वाला पॉइंट था, लॉन्च ऑफ अ जियो फ्रेम्स, ठीक है, जो कि AI पावर्ड रहेंगे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ जियो PC,
एक ऐसा डिवाइस जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा एनी टीवी या फिर स्क्रीन इनटू द एआई रेडी कंप्यूटर, ठीक है, इसका भी अनाउंसमेंट हुआ। ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीज़ थी जिस किसी ने किसी मतलब इस चीज़ की किसी ने कल्पना नहीं की थी। देन उन्होंने बताया कि भाई जियो को सिर्फ अब इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी एक्सपांशन करने के लिए वो आगे यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। देन एआई पार्टनरशिप की है किसके साथ, गूगल के साथ, मेटा के साथ, ठीक है, ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट बात करेंगे रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल से रिलेटेड सबसे पहले तो उन्होंने बताया जो आरसीपीएल है, रिलायंस रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है, ये अब डायरेक्ट सब्सिडरी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट। इसके चलते क्या होगा, ग्रोथ अनलॉक होगी, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लग्जरी फैशनेबल ज्वेलरी इस सेगमेंट में भी रिलायंस रिटेल अपने बिजनेस को एक्सपांड करने वाली है, ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने बताया है। प्लस उसी के साथ साथ फोकस करेंगे मोबाइल, लैपटॉप, वो बिजनेस कैसे एक्सपांड यहाँ पे किया जाए, ठीक है, मतलब रिटेल फॉर्म में, ठीक है, वो बनाते नहीं है, वो क्या करते हैं, जो बनाई हुई दूसरे कंपनी से, ठीक है, एंड उसको यहाँ पे क्या करते हैं, उसके थ्रू बेचते हैं। ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एंड अगर बनाए भी हैं वो छोटे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन कैंपा कोला, लोटस बता रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिलायंस रिटेल टारगेट क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, उनका रिटेल बिजनेस 20% कैगर ग्रोथ एंड एम 1 लाख करोड़ रेवेन्यू इन अपकमिंग 5 ईयर्स, ठीक है, बहुत बड़ा प्लान लेकर ये चल रहे हैं रिलायंस रिटेल। एंड इस चीज़ के चलते एग्रेसिवली वो एक्सपांड करें। अभी इनके कितने स्टोर्स है, 19,340 स्टोर्स, 7,000 टाउन्स में आपके इनके स्टोर्स देखने को आप मिलेगा, और ये आने वाले समय में और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉइंट देखने को मिला, मतलब रिलायंस रिटेल और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो रहा है। रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। हालांकि ये कॉमन सेंस वाली बात है, पहले उन्होंने बोल के रखा है 1000 बार कि पहले जियो का आईपीओ आएगा, फिर रिलायंस रिटेल का आईपीओ आएगा। सो जैसे जियो का आईपीओ आएगा, आप समझ लेना विद इन 2 ईयर्स आपको रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ देखने को मिल जाएगा। देन आखिरी पॉइंट की बात करें, मुकेश अंबानी ने जीडीपी को लेकर क्या बात बोली है। सो मुकेश अंबानी ने सबसे पहले तो बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, ठीक है, बहुत सारे अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ दैट अनस्टॉपेबल है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। आज के दिन भी हम लोगों ने डेटा देख लिया, काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट वो टैरिफ के पहले वाला डेटा है, उसके बाद जो अग्नि परीक्षा स्टार्ट हुई उसमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल डेटा क्या निकल कर आता है। बट अकॉर्डिंग टू द मुकेश अंबानी, उनका ऐसा लगता है कि अगले 20 साल, नेक्स्ट 2 डिकेड्स, इंडिया की जीडीपी में इतना पोटेंशियल है कि वो सालाना 10% तक ग्रो कर सकती है। बाप रे बाप, ये कुछ बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि मतलब अपने साइड से उन्होंने अनुमान कह सकते हो, एक्सपेक्टेशन कह सकते हो रखा हुआ है 10%। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस चीज़ के चलते क्या करना पड़ेगा, सरकार को थोड़े सही डायरेक्शन में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर सरकार ये चीज़ें करती है तो 10% सालाना जीडीपी ग्रोथ इंडिया में आने वाले अगले 20 साल तक, 2 डिकेड्स तक पॉसिबल है। एंड पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे बढ़ेगा आने वाले समय में, ये भी वो चीज़ यहाँ पे फिलहाल तो बता रहे हैं। सो कुल मिला के दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की जो भी एजीएम थी उसका हाईलाइट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक कर सकते हो।